तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब लोग लिख लेना मेरे साथ साथ। हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है, ठीक है ना। और ये दोनों मिलकर के कंपाउंड बना रहे हैं, फॉर्म्स कंपाउंड। तो ये कंपाउंड बना रहे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा AB2 और दूसरे का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा AB4, ठीक है ना। ये है, और इसको डिज़ोल्व किया गया है बेंजीन के अंदर, ठीक है ना। इनको डिज़ोल्व किया गया है बेंजीन के अंदर। तो व्हेन डिज़ोल्व्ड इन बेंजीन, बेंजीन का अमाउंट है 20 ग्राम। बेंजीन को मैं C6H6 यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इन कॉमा डाल दिया मैंने, डाउन 1 ग्राम ऑफ AB2, AB2 का 1 ग्राम है ना। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाएगा, लोवर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 2.3 केल्विन। तो जैसे ही मैं AB2 को बेंजीन के अंदर डिसॉल्व करूँगा तो 1 ग्राम AB2 का जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 2.3 केल्विन हो जाएगा। वहीं पर AB4 का कितना हो जाएगा, 1.3 केल्विन हो जाएगा। वेयर एज 1 ग्राम ऑफ AB4 lowers it by 1.3 केल्विन, ठीक है। 1.3 केल्विन लो हो जाएगा। तो AB2 का डिप्रेशन पता चल गया और AB4 का भी डिप्रेशन मेरे को मालूम पड़ गया, ठीक है ना। और कुछ गिवन है, द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब KF की वैल्यू तुमको गिवन है। KF की वैल्यू कितनी है, 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है ना। कैलकुलेट एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड B, आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, एटॉमिक मासेस, ये क्वेश्चन है। एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड B, ठीक है, इतनी चीज़ निकालनी है। ओके, तो 2 एलिमेंट है A और B और ये दोनों मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं AB2 AB4, है ना। 1 ग्राम AB2 को डिज़ोल्व करता हूँ अगर 20 ग्राम बेंजीन के अंदर, तो उसका डेल्टा TF कितना आ जाता है मेरे पास, 2.3 के, है ना। अगर मैं 1 ग्राम AB4 को डिज़ोल्व करता हूँ 20 ग्राम बेंजीन के अंदर, तो उसका डेल्टा TF कितना आ रहा है, 1.3 के, और दोनों का KF मुझे मालूम है 5.1 है। तो कैलकुलेट ये करना है कि A और B का जो एटॉमिक मास है वो कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग को? क्वेश्चन आ गया समझ में? बोल क्यों नहीं रहे भाई? ठीक है, इसका आंसर निकालो, मैं थोड़ा टाइम दे दे रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है ना। और जिनको मैं निकलवा दिया हूँ वो कोशिश करना बिना देखे निकालने के लिए, क्योंकि 1 घंटा बैठे हो तो 1 घंटा ख़राब नहीं करना है अपना। करो। तो मैं करा देता हूँ तुम लोगों को। देखो, सबसे पहले क्या होता है, डाटा को स्कैन कर लेना है, ठीक है ना। तो हम लोग डाटा को पहले स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद हम लोग इसको रिक्वायर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा लेंगे। तो हमारे पास 2 एलिमेंट है A और B, वो बना रहे हैं AB2 और AB4, ठीक है ना। क्वेश्चन इज़ डैट 2 एलिमेंट है A और B और ये बना रहे हैं AB2 और एक बना रहा है AB4, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि AB2 और AB4 को डिज़ोल्व किया गया है
20 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो 20 ग्राम बेंजीन ले लो दोनों साइड, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इस कंटेनर में मैं क्या ले रहा हूँ, 20 ग्राम बेंजीन ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा बेंजीन है, ठीक है ना। फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ C6H6 और अमाउंट कितना है 20 ग्राम। तो 20 ग्राम बेंजीन है, और बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट हो गया ना। तो सॉल्वेंट को हम लोग क्या W1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे पास W1 जो है यहाँ पर 20 ग्राम है, और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है W1 20 ग्राम है। इसके अंदर मैंने AB4 ऐड किया है, और इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया है, AB2 को ऐड किया है, ठीक है ना। जब मैं ऐड कर रहा हूँ, है ना, तो ऐड करने पर जो डेल्टा TF आ रहा है AB2 के लिए कितनी आ रही है, कितना आ रहा था, डाटा याद है तुम्हें, देख लेता हूँ, ये देखो कहाँ गया। AB2 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 2.3, तो AB2 के लिए 2.3 है और AB4 के लिए 1.3 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा TF 2.3 केल्विन, और इसके लिए डेल्टा TF कितना आ गया 1.3 केल्विन। ये दो डाटा आ गया, ठीक है। इसके बाद मुझे W2 भी गिवन है। यहाँ पर AB2 का कितना ग्राम ऐड कर रहा था मैं, 1 ग्राम, और यहाँ पे AB4 का कितना ग्राम ऐड कर रहा था कंटेनर में, 1 ग्राम। क्वेश्चन में साफ साफ दोनों के लिए 1 ग्राम ही लिया गया है ना। नहीं यकीन आ रहा है तो क्वेश्चन में तुम लोग देख सकते हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 1 ग्राम लिखा हुआ है, ये देखो 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम ऑफ AB2, 1 ग्राम ऑफ AB4। तो दोनों का W2 क्या है, सेम है, 1 ग्राम 1 ग्राम। KF की वैल्यू 5.1 गिवन है, तो KF हम लोग को गिवन है, ठीक है ना। तो KF की वैल्यू कॉमन है दोनों के लिए। KF की वैल्यू कितनी है 5.1, ये चीज़ गिवन है। निकालना क्या है भाई, A और B का एटॉमिक मास निकालना है। मतलब A का एटॉमिक मास मान लो A है, स्मॉल a, ये निकालना है, और B का एटॉमिक मास मान लेना स्मॉल b है, और स्मॉल b निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को जो फॉर्मूला मालूम होता है वो फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे, राइट। तो हम लोग को डेल्टा TF का फॉर्मूला मालूम होता है, राइट। डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, KF W2 बाया M2 इंटू में W1, है ना, इंटू में क्या होता है 1000, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे M2 निकालना है। तो अब M2 दो चीज़ के लिए निकालना होगा, एक तो मुझे AB2 का M2 निकालना होगा, और एक मुझे AB4 का M2 निकालना होगा। तो पहले मैं M2 का फॉर्मूला यहाँ से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे M2 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, KF इंटू में W2 इंटू में 1000 अपॉन W1 इंटू में डेल्टा TF। अब ये कॉमन फार्मूला आ गया, ये फार्मूला मैं दोनों फार्मूले के लिए लगाऊंगा। तो मेरे पास दो चीज़ था भाई, एक मेरे पास था AB2 और एक था मेरे पास AB4। तो AB2 और AB4 के लिए, है ना, मैं M2 की वैल्यू को पुट करूँगा, सब्स्टिट्यूट करवाऊँगा, राइट। तो यहाँ पे देखो फॉर AB2 के लिए मान लो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो M2 है, ठीक है ना। अब ये मुझे निकालना है, ठीक है ना, कि AB2 का जो पूरा मास है वो M2 है। अब इसको निकालना है। KF की वैल्यू कितनी होती है 5.1 है, गिवन है हम लोग को, राइट। W2 मतलब AB2 का मास कितना है 1 ग्राम, इंटू में क्या हो गया आपके पास 1000, है ना। W1 क्या है भाई, बेंजीन है, बेंजीन का मास कितना है 20। डेल्टा TF AB2 के लिए कितना गिवन था 2.3 केल्विन, है ना। इसको तुमने सॉल्व किया होगा, है ना। इसको सॉल्व करने पे कितना आंसर आ रहा है, हाँ भाई, इसको सॉल्व करने पे कितना आंसर आ रहा है, 110.07। ठीक है 110 07। सही से कैलकुलेट करना है, 87 आएगा जिसको तुम, हाँ 87 आएगा, ठीक है ना। ये एकदम एक्यूरेट आंसर है, राइट। इसी तरीके से मैं AB4 के लिए भी M2 को कैलकुलेट करूँगा, राइट। तो सब कुछ सेम है ना, बस चेंज किया होगा आपके पास, डेल्टा TF की वैल्यू चेंज होगी। 5.1 इंटू में 1 इंटू में क्या हो गया 1000 अपॉन में 20 बेंजीन का, और डेल्टा TF AB4 के लिए कितना था 1.3 केल्विन। इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना,
तो तुम्हारे पास जो आएगा कितना आएगा 196.15 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये दो आ गया। ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं इसको और थोड़ा लंबा कर देता हूँ, ये जो मास आया है ये किसका मास है भाई, AB2 का है। तो मान लो A का मास स्मॉल a है और B का मास अगर स्मॉल b है, तो मैं कह सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ AB2 का जो मास आया है वो 110.87 आया है। इसका मतलब A का मास अगर मैं स्मॉल a ले लेता हूँ और B के मास को मैं स्मॉल b ले लेता हूँ, लेकिन B कितने हैं 2 टाइम्स है, तो इसको ऐड करने पर भी मेरा इतना ही आना चाहिए 110.87, राइट। इसको मैं क्या मान लूँगा, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। इसी तरीके से M2 की वैल्यू 196.15 आ गई। अभी M2 क्या है, AB4 है। इसका मतलब मेरे पास AB4 का जो मास आया है वो आया है 196.15। ठीक है ना। अगर A का मास स्मॉल a है और B का मास स्मॉल b है, लेकिन B यहाँ पर 4 है, तो मैं लिख दूंगा A प्लस 4B, इन सबके मास को सम करूँगा तो कितना आ रहा है मेरे पास 196.15। इसका यही मतलब है ना। इसको मैं मान लूँगा इक्वेशन 2। ठीक है ना। बात समझ आ गया। अब क्या करना है तुम्हें, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर देना है ना। इक्वेशन 2 को माइनस कर दो इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन जो 2 है वो क्या है आपके पास, A प्लस 4B इजकल टू 196.15, और इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 2B इजकल टू 110.87। ठीक है। ओके, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। ओके, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसकी क्या हो गया, ठीक है। तो माइनस 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 माइनस, देखो प्लस का है और माइनस का है, ये तो वैसे कैंसिल हो गया। और प्लस के 4B में से और 2B चला गया, तो आंसर कितना आया 2B, राइट। और यहाँ पर क्या है आपके पास 196.15 है ना। इसमें से अब माइनस करना है 110.87, ये आ रहा है 85.28, 85.28। तो B की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से डिवाइड मार देना, कितना आ जाएगा 42.64। अब ये B की वैल्यू आ गई है। ठीक है ना। मतलब B का एटॉमिक मास आ गया है आपके पास 42.64। इसी तरीके से मुझे A का भी निकालना पड़ेगा मास। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा A की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A प्लस 2B है ना, इजकल टू में 110.87। इक्वेशन 2 में रख लो या इक्वेशन फर्स्ट में रख लो, आंसर फिर भी आ जाएगा, राइट। तो A ये रहा प्लस 2, B की वैल्यू कितनी है आपके पास 42.64 इजकल टू में 110.87। ठीक है ना। इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना, तुमको A की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी 25.59। और एटॉमिक मास निकालना है तो यूनिट में लिख देना इसको। ठीक है ना। क्लियर हो गया क्वेश्चन, किस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को। किसी को कोई दिक्कत है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चन का आने के बाद ना एक बार लेक्चर और देख लिया करो तुम लोग, क्योंकि न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को जितना ज़्यादा सुनोगे और जितना ज़्यादा देखोगे उतना बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, एट 300 केल्विन 300 केल्विन कॉमा 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज परसेंट पर लीटर in its solution has an osmotic pressure
ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार, ठीक है ना, फुल स्टॉप, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, कंडीशन लगा रहा है वो इससे, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.52 bar at the same temperature, comma, what would be its concentration, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन तुम्हें निकालना है, ठीक है भाई, बात समझ आ गया ना। 300 केल्विन है टेम्परेचर, 36 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ठीक है ना, जिसकी ऑस्मोटिक प्रेशर है 4.98 बार। बोल रहा है कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार हो जाए इसी टेम्परेचर पे तो कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर मैं प्रेशर चेंज कर दूं तो कंसंट्रेशन क्या होगा। तो ठीक है भाई, निकालो फिर इसको। 4.98 पे तुमको कंसंट्रेशन गिवन है, अब पूछ रहा है कि अगर मैं प्रेशर चेंज कर दूं 1.52 कर दूं तो कंसंट्रेशन कितना आएगा। टेम्परेचर को सेम रखना है तो कंसंट्रेशन निकालना है आफ्टर चेंजिंग द प्रेशर। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं करके दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर, सबसे पहले ग्लूकोज है, गिवन क्या है वो लिख लो, है ना, सॉल्यूशन। हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, इसका हमको गिवन मास गिवन है, मतलब गिवन मास मालूम है 36 ग्राम है, तो इसका W मालूम है हमको 36 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, कितना होगा 180, ठीक है ना, ये चीज़ हम लोग को मालूम है, ठीक है। अब वो कंडीशन क्या कह रहा है, ठीक है ना, कंडीशन के हिसाब से वो कह रहा है कि टेम्परेचर सेम रखना है आपको, टेम्परेचर 300 रखना है। टेम्परेचर कितना रखना है दोनों केस के लिए, 300 केल्विन। बोल रहा है कि इस कंसंट्रेशन पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना है, 4.98 है। तो पहले ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिख लो, है ना, पाई इजिकल टू CRT। इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो C क्या होता है भाई, N/V, और वॉल्यूम कितना है पर लीटर, है ना, मतलब वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि पाई की वैल्यू, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू 4.98 है। कब है, जब कंसंट्रेशन कितना होगा, इतना, ठीक है ना, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए 300, ठीक है ना, ये कंडीशन बोला उन्होंने। तो ये हो गया फर्स्ट, और इसको हमने कह दिया केस फर्स्ट। अब केस टू बोल रहा है, केस टू कह रहा है कि अगर मैं ऑटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज कर दूं 4.98 से अगर मैं 5.2 कर दूं, है ना, तो जो मेरा कंसंट्रेशन है वो कितना होगा, ठीक है ना, और टी की वैल्यू वही रखनी है 300, टी की वैल्यू वही रखनी है आपको 300। ये आ गया इक्वेशन सेकंड। तो क्यों ना मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड मार दूं तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन को डिवाइड मार दो फर्स्ट इक्वेशन से, है ना, तो डिवाइड मारो, सेकंड इक्वेशन है 1.52 इक्वल टू में CR 300 अपॉन में 4.98 इक्वल टू में 36/180
R300, है ना। अब इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। R300 और R300 कैंसिल, और इससे मैं C निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो इससे तुमने C निकाला होगा, वही तुम्हारा आ रहा है, कितना आ रहा था C? 0.061। 61। अब कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन को हम लोग मोलैरिटी में डिनोट करते हैं। ख़त्म। तो ये क्वेश्चन इतना सा था, ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी आसान है, ठीक है ना, उसको भी निकालना है। चलो, अगला क्वेश्चन है कि इफ़ द solubility product of copper sulfide is 6 × 10⁻⁶ इतना है, तो कैलकुलेट करो मैक्सिमम मोलैरिटी। कैलकुलेट मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ कॉपर सल्फाइड इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, इन एक्वस सॉल्यूशन। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, निकालना है तुम्हें। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको गिवन है 6 × 10⁻⁶, ठीक है ना। तो बोला कि बताओ मैक्सिमम मोलैरिटी क्या होगा कॉपर सल्फाइड का इन एक्वस सॉल्यूशन। चलो इसको करो। ओके, तो देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है तुमसे, ठीक है ना। मैक्सिमम मोलैरिटी पूछ रहा है। मैक्सिमम मोलैरिटी का मतलब यह है कि वो सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसका कॉन्सेप्ट मैंने तुमको क्लास 11th में पढ़ा दिया है। तो क्लास 11th में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट था क्या, तो मैं तुमको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट मेरा ये था कि अगर मेरे पास ए बी टाइप का सॉल्ट होगा, ए बी टाइप समझ हो ना, NaCl हो गया, कॉपर सल्फाइड खुद एक हो गया, ठीक है ना। तो ए और बी ये डिसोसिएट होंगे ए प्लस प्लस बी माइनस में। तो फिर इसका हम लोग के सी निकालते थे, याद आ गया, के निकालते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे निकालते थे? ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन अपॉन में ए बी का कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अब ए बी को के से मल्टीप्लाई करते थे, तो के और ए बी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो के और ए बी का जो प्रोडक्ट है, इसी को हम लोग क्या कहते थे? के एस पी कहते थे, राइट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कह देते थे, राइट। तो तुमको ये बात तो पता चल गई होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आ गया, इसको कहते हैं के एस पी। तो ये आ गया ए प्लस और बी माइनस, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास है क्या? हमारे पास ए प्लस बी माइनस तो नहीं है। हमारे पास ए प्लस की जगह पे सी यू प्लस है, और बी माइनस की जगह पर क्या है भाई? सल्फाइड आयन है, ठीक है ना, एस माइनस है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ सिमिलरली फॉर कॉपर सल्फाइड, ये क्या मिलेगा हमें? कॉपर प्लस प्लस सल्फाइड माइनस, ठीक है ना। अब देखो इसकी कंसंट्रेशन, मान लो कॉपर सल्फेट की है, सल्फाइड में से कॉपर आयन की जो कंसंट्रेशन मिल रही है ना, वो एस मिल रही है मुझको, है ना। और एक्चुअली में कॉपर डाई पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, और ये सल्फर डाई पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। ओके, तो मान लो ये मुझे एस मिल रही है, एस मतलब सॉल्युबिलिटी मिल रहा है, कंसंट्रेशन एस कॉपर आयन की, और सल्फाइड आयन की भी कंसंट्रेशन मान लो मुझको एस मिल रही है ना। तो ए प्लस की जगह पे एस लिख दो, और बी माइनस की जगह पे भी एस लिख दो। तो मेरा जो के एस पी आ जाएगा, है ना, वो क्या आ जाएगा? एस इंटू एस, एस है ना, मतलब एस एस स्क्वायर। स्क्वायर इजकल टू के एस पी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से मैं एस निकाल सकता हूँ अंडर रूट के एस पी, ठीक है ना। और के एस पी की वैल्यू गिवन है हमको क्वेश्चन में। तो एस इजिकल टू अंडर रूट के एस पी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 6 इंटू में 10 की पावर माइनस कितना है? 16, ठीक है ना, ये गिवन है। इसको कैलकुलेट कर लो, 10 की पावर माइनस 16 है, तो 16 का रूट है,
तो 2 से डिवाइड मार दोगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -8, है ना। और ये आ गया √6। या तो आंसर यहीं तक छोड़ दो, अगर √6 को तुम कैलकुलेट कर सकते हो तो कर दो, ठीक है ना। तो √6 को 2.4। कैसे कैलकुलेट किया तुमने √6 को? भैया वो स्क्वायर रूट निकालने वाला तरीका आता है। ठीक है, मैं तो तुम्हें एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ ना। √8 इसकी वैल्यू होती है 2√2 और √4 की वैल्यू होती है 2, ठीक है ना। अब 2√2 का मतलब क्या है, 2 इंटू में 1.414, यही तो मतलब है। और इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2.828, 2.41। ठीक है, इतना आ जाएगा ना। तो यहाँ देखो ये √4 की वैल्यू 2 है और √8 की जो वैल्यू आ रही है वो 2.8 है, लेकिन हमको किसका निकालना है, √6 का। तो वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में वैरी करेगा, इन दोनों के बीच में वैरी करेगा। तो हम लोग ना 2 लेंगे ना 2.8 लेंगे, हम लोग 2.8 का 8 से थोड़ा सा कम कर देंगे, है ना। तो कितना कर देंगे, या तो 2.4 रख लेंगे या तो 2.5 रख लेंगे, है ना। तो आंसर भी तुम्हारा 2.4 या 2.5 के टर्म में ही आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, है ना, वो क्या जाएगा, s इजकल टू में 10 की पावर -8 तो है, और √6 के लिए क्या कर देंगे, 2.4, बस हो गया। तो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पास सॉल्विबिलिटी निकल चुकी है, इसमें ज़्यादा और कुछ है भी नहीं। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मीद है सब लोग करके दिखाएंगे, क्योंकि वैसे न्यूमेरिकल मैंने बहुत सारा करा रखा है। नहीं करके दिखाओगे तो पिटोगे ऑफलाइन में, मुझे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिप्रेशन calculate the depression in the freezing point in the freezing point of water when 10 gram of CH3 CH2 CH Cl COH, ठीक है ना, इज एडेड। अच्छा चीज़ दे दिया ऐड करने के लिए। एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर तुमको के गिवन है फॉर एसिड, वीक एसिड, के ए गिवन है 1.4 इंटू में 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 इतना गिवन है। और के एफ भी गिवन है। के एफ कितना है, 1.86 इंटू में 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये चीज़ गिवन है। तो तुमको निकालना क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा टी एफ निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा टी एफ तुमको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। और डाटा गिवन है उसके लिए तुम्हें। चलो कैलकुलेट करो, मैं तुमको टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं कराऊंगा, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ निकालने के लिए मुझे डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, आई के एफ और एम, ठीक है ना। मुझको आई की वैल्यू मालूम नहीं है, के एफ की वैल्यू गिवन है मेरे को, ठीक है, और एम की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। तो पहले एम की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे एम क्या होता है, मोलैलिटी, है ना। तो पहले हमको मोलैलिटी निकालना पड़ेगा, राइट। तो पहले मोलैलिटी निकालो, एम की वैल्यू, ठीक है ना। ये कैसे निकालोगे, एम कैसे फाइंड आउट करोगे, एम को फाइंड आउट करने से पहले इसका मॉलिक्यूलर मास तुमको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। तो मुझे निकालना पड़ेगा सबसे पहले मोलर मास, ऑफ CH3 CH2 CH Cl COH। किसी ने निकाला है, बता दो, निकाला है तो। भैया 122.5 22.5 ग्राम पर पर मोल। मोल। तो ये आ रहा है 122.5, है ना,
ग्राम पर मोल, है ना। ग्राम पर मोल का मतलब क्या है भाई, पर मोल मतलब कि एक मोल में, है ना, कितना ग्राम है, 122.5 ग्राम है। अगर एक ग्राम में इतना मोल है, सॉरी 122.5 ग्राम में एक मोल है, तो मुझे बताओ कि 1 ग्राम में कितना मोल होगा। तो इस पूरे क्वांटिटी को अगर मैं नीचे उतार दूं तो मुझे 1 ग्राम की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। तो 1 ग्राम हाँ में भैया। कितना मोल आ जाएगा, 1/122.5 मोल। तो 1 ग्राम में इतना मोल है हमारे सॉल्यूट का, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में इसका कितना ग्राम लिया गया है, 10 ग्राम लिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन में इसको 10 ग्राम लिया गया है, तो 10 ग्राम में कितना मोल होगा इस सब्सटेंस का। तो 10 ग्राम में कितना मोल होगा, तो 10 मल्टीप्लाई कर दो इससे 122.5। इसको तुमने कैलकुलेट किया होगा तो तुम्हारी वैल्यू आ रही होगी, क्या आ रही है, 8.16 इंटू में 10 की पावर -2 मोल। अब ये मोल निकल चुका है, राइट। अब मैं निकाल सकता हूँ स्मॉल m, मोलैलिटी निकाल सकता हूँ। मोलैलिटी होता क्या है, n/w होता है। n मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब 8.16 इंटू में 10 की पावर -2 अपॉन में मास ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कौन है, पानी। पानी कितना लिएगा, 250 ग्राम। लेकिन तो सॉल्वेंट को ग्राम में नहीं लेते हम लोग, केजी में लेते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो डिवाइड ऊपर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, राइट। तो इसको तुमने कैलकुलेट किया होगा, तो स्मॉल m की वैल्यू तुमको आ रही होगी 0.3264। क्लियर, जी भैया। ओके। अब मुझे अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, आई निकालने के लिए मुझे अल्फ़ा चाहिए, ठीक है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, हमको ये फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, √k/c, ये फॉर्मूला पढ़ाया था, ठीक है। याद आ रहा है तो ठीक है, वरना ड्राइव भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। √ka, के की वैल्यू वीक एसिड के लिए आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.4 इंटू में 10 की पावर -3, और सी की वैल्यू अभी ऊपर निकाली है हम लोगों ने 0.3264। तो अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करने पे कितना आया तुम लोगों का, 0.065। 0.065, ये वैल्यू आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, राइट। ओके। अब मुझे क्या निकालना है, आई कैलकुलेट करना है, वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो मैंने जो सब्सटेंस लिया है वो क्या लिया है मैंने, CH3 CH2 CH Cl और COOH। इसको अगर मैं डिसोसिएट करूँगा तो वीक एसिड है, तो ये क्या दे देगा मुझे, CH3 CH2 CH Cl COO माइनस प्लस H+, ये चीज़ देगा। तो मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका 1 था और इसका 0 था, बट एट इक्विलिब्रियम मान लो इसमें से अल्फ़ा घटा और यहाँ पे अल्फ़ा बना, यहाँ भी अल्फ़ा बना, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इजकल टू टोटल कंसंट्रेशन आफ्टर डिसोसिएशन, ये वाला, अपॉन में बिफोर। तो आफ्टर कितना है, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, और बिफोर कितना है, सिर्फ 1। तो इसमें से ये चला गया तो कितना बचा, 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 0.065 है हमारे पास। तो आई की वैल्यू निकल सकती है हमारे पास, आई की वैल्यू आ गई 1 प्लस में 0 पॉइंट, है ना, 065। तो इसको ऐड कर दोगे तो 1.065 आई की वैल्यू आ गई। आई की वैल्यू मालूम है, एम की वैल्यू मालूम है और केफ की वैल्यू मालूम है, तो अब हम डेल्टा टी एफ निकाल सकते हैं। तो डेल्टा टी एफ हो गई आई के एफ एम, आई की वैल्यू 1.065, के एफ की वैल्यू 1.86, एम की वैल्यू 0.3264। इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा 0.65 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 0.65, ठीक है। क्या हो रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत है, नहीं है ना। नहीं भैया। मैं कोशिश करूँगा अगली क्लास में जेईई नीट के लिए कुछ न्यूमेरिकल लाने के लिए, जब तक तुम लोग असाइनमेंट को सॉल्व कर लेना, ठीक है।